जय हिंद मेरे साथियों, अंत्योदय एकेडमी में आपका स्वागत है। साथियों, यहाँ पर हम 3 मार्कर के लिए स्पेशल सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि आज हम यहाँ पर हिंदी से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले हिंदी के लिए कुछ 70 के लगभग प्रश्नों को पढ़ेंगे, जो कि 3 मार्कर के बेसिस पर हम पढ़ेंगे। साथियों, यह हमारा टेस्ट डिस्कशन के साथ 3 मार्कर स्पेशल सीरीज का प्रारंभ भी है। साथियों, यह सीरीज ना केवल एमपीपीएससी बल्कि एमपीएसआई एवं अन्य परीक्षाएं जिनमें की हिंदी पूछी जाती है उनके लिए लाभकारी साबित होने वाली है। साथियों, सबसे पहले देख लेते हैं कि हम किन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो इनमें हम इन प्रश्नों को देखेंगे। 46 प्रश्न यहाँ पर हैं। आप सुविधा की दृष्टि से यदि चाहें तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आपके पास एक प्रश्नों की श्रृंखला बनी रहे। इसके बाद अगले ये प्रश्न हैं, जो कि 67 क्वेश्चन हैं। साथियों, इन प्रश्नों को हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। साथियों, मुख्य परीक्षा में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा में यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है प्लित स्वर, तो आपको इस फॉर्मेट में लिखना है। इसीलिए हमने पहली स्लाइड जो है, पहला प्रश्न जो है, उसे कॉपी के पेज में लिखा है, ताकि आप यह समझ जाएं कि प्रश्नों के उत्तरों को हमें मुख्य परीक्षा में किस प्रकार प्रस्तुत करना है, किस प्रकार दिखाना है कि आप बता सकें कि हाँ, हमें कुछ आता है, हमने पढ़ाई की हुई है। साथियों, इस तरह से लिखेंगे तो कॉपी में एक स्वच्छता और स्पष्ट रूप से व्यक्त कर पाएंगे जो आप कहना चाह रहे हैं। साथियों, सबसे पहला अपना प्रश्न था प्लुत स्वर, तो प्लुत स्वर को लिखें। सबसे पहले उसका एक इंट्रो दे दें छोटा सा, कि जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से तिगुना समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहा जाता है। प्लुत स्वरों में 3 मात्राओं का समय लगता है, इसलिए इन्हें त्रिमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। इनका चिन्ह ये होता है जिसमें 2 दीर्घ स्वर बना दिए जाते हैं या एक 3 बना दिया जाता है, जो कि हिंदी मात्रा का होता है। प्लुत स्वरों का प्रयोग पुकारते समय में किया जाता है। जैसे यदि आप किसी को पुकारें, जैसे सुनो राम, ओम, ठीक है, जो बीच में आवाज खिंचती है, जिस व्यंजन पर, जिस स्वर पर खिंचती है, उसे ही प्लुत स्वर कहा जाता है। ये हमारा पहला प्रश्न हुआ। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, इनमें देख लेते हैं। तो इन व्यंजनों के उच्चारण के समय जिह्वा मुख के किसी भाग को स्पर्श नहीं करती है। अर्थात ये ऐसे व्यंजन होते हैं जिनमें जिह्वा मुख के किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करती है। ठीक है, इनके उच्चारण में मुंह की हवा घुमड़ कर बाहर की ओर आती है। ये 4 व्यंजन होते हैं। इन्हें या, रा, ला, वा, इनमें ये 4 व्यंजन सम्मिलित किए जाते हैं। इन्हें अर्धस्वर भी कहा जाता है। ये अंतस्थ व्यंजन में आप लिख सकते हैं। साथियों, मेंस में 3 मार्कर में अनुभवों के आधार पर यह देखा गया है कि परीक्षक मुख्यतः 3 बिंदुओं को देखना चाहता है। तो यहाँ पर हमने 4-4 बिंदुओं को हर प्रश्न में कवर किया है लगभग, जिससे कि हमारे प्रश्नों के लिए जो अंक का निर्धारण है वो अधिकतम से अधिकतम हो सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न, जो था उक्षिप्त व्यंजन। उक्षिप्त व्यंजन उन व्यंजनों को कहते हैं, इन्हें द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। ऐसे वर्ण जो शब्दों के रूप में नीचे अनुस्वार बिंदु के साथ में प्रयोग लाए जाते हैं, उक्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठती है और फिर मूर्धन्य पर आ जाती है। साथियों, उक्षिप्त व्यंजनों में उच्चारण यदि हम उनका करते हैं तो पहले जीभ ऊपर की ओर उठती है, फिर मूर्धन्य पर आगे रुक जाती है। उदाहरण यदि हम देखें कि उक्षिप्त व्यंजनों के क्या हो सकते हैं, तो ड़ा और ढ़ा 2 इनके उदाहरण होते हैं। पहले ढ़ा का देख लेते हैं, जैसे चढ़ना। तो इनमें देखिए आप जीभ पहले ऊपर उठ रही है, फिर मूर्धन्य पर आ जाएगी, ढ़ा। फिर है लड़ना, अड़ा, अड़ा। ठीक है, इस प्रकार उक्षिप्त व्यंजनों के लिए आप 3 मार्कर में लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न था अयोगवाह। अयोगवाह 2 अक्षरों को कहते हैं, अम और आहा। ये 2 वर्ण हैं, अयोगवाह कहलाते हैं। वर्णमाला में इनका स्थान स्वरों के बाद और व्यंजनों से पहले होता है, अर्थात ये दोनों के बीच में लिंक का कार्य करते हैं, स्वरों के बाद और व्यंजनों से पहले। ये अयोगवाह जो होते हैं मूलतः ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं। इनमें से अम को अनुस्वार कहा जाता है और आहा को विसर्ग कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमने पूछा था अयादि संधि। अयादि संधि स्वर संधि का ही एक प्रकार है। ठीक है, यदि हम इसके नियमों की बात करें तो ए
के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आता है तो उसका अय हो जाता है, वह अय में परिवर्तित हो जाता है। ऐसे ही यदि आई आया तो उसके बाद कोई भिन्न स्वर आया तो उसका आय हो जाएगा। ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो उसका आओ, औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो उसका आओ हो जाता है। इस प्रकार हम ट्रिक बना लेते हैं कि अय आय आओ आओ यदि किसी संधि में विकार के रूप में उत्पन्न होता है तो वहां पर अयादि संधि निश्चित रूप से होती है। चलिए उदाहरण देख लेते हैं ताकि इस प्रश्न को सटीक बनाया जा सके। उदाहरण में आप लिख सकते हैं नयन, ने धन अन, नयन होता है जिसमें कि आ और ए मिलकर अय बन रहा है, नयन। ए धन आ, गायक, यदि गायक का उदाहरण देखें तो गायक में गई, ए धन आ, ये दोनों मिलकर आय बना रहे हैं, गाय, आय आ रहा है ना, तो इसलिए ये अयादि संधि का ही उदाहरण है। उसी तरह पवन भी अयादि संधि के उदाहरण में देखा जाता है। अगला प्रश्न हमने पूछा था भाषा परिवार क्या होते हैं और भारत में कौन कौन से भाषा परिवार हैं। यह पूछा था कि कौन कौन से भाषा परिवार हैं। तो भारत में मुख्यतः 4 भाषा परिवार हैं। सबसे पहला भाषा परिवार है भारोपीय भाषा परिवार, जो कि भारत का सबसे बड़ा भाषा परिवार है। इसमें 73% जनसंख्या इसकी है। भारत में भाषा जो बोलते हैं उनमें भारोपीय परिवार की भाषा 73% लोग बोलते हैं। भारोपीय परिवार में ही हिंदी आती है। भारोपीय अर्थात होता है भारत प्लस यूरोप की भाषाओं का जो सम्मिश्रण होता है। जिस प्रकार भारत की और यूरोप की भाषाएं विकसित हुई हैं वह भारोपीय परिवार कहलाता है। दूसरा भारत में परिवार जो है सबसे बड़ा, वह है द्रविड़ परिवार। इसमें 25% भाषाएं बोली जाती हैं। द्रविड़ परिवार अर्थात भारत के दक्षिणी रूप में जो भाषाएं हैं, तेलुगु, तमिल, ये द्रविड़ परिवार की भाषाएं कहलाती हैं। अगला भाषा परिवार है ऑस्ट्रिक भाषा परिवार। इसमें 1.3 भाषाएं बोली जाती हैं। 1.3 जो लोग हैं वो इस भाषा का प्रयोग करते हैं। साथ ही चीनी तिब्बती भाषा परिवार 0.7, यह सबसे छोटा परिवार है भारत का। अगला प्रश्न था अपभ्रंश क्या होते हैं। तो अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ यदि हम देखें तो शाब्दिक अर्थ इसका होता है बिगड़ा हुआ स्वरूप। अपभ्रंश ऐसी भाषा है जो कि 500 ईस्वी से 900 ईस्वी तक प्राकृतिक भाषा के स्थानीय क्षेत्रों के प्रभाव से परिवर्तित हुई है। अर्थात 500 से 900 ईस्वी में जो प्राकृतिक भाषा का स्थानीय भाषा के प्रभाव से जो परिवर्तन हुआ है वही अपभ्रंश के रूप में उभरी थी। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने अपभ्रंश के 7 भेद बताए हैं। इन 7 भेदों को देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो पहला है ब्राचड़, पैसाची, सौरसैनी, खस अपभ्रंश, मागधी, अर्धमागधी और महाराष्ट्री अपभ्रंश। इस प्रकार अपभ्रंश को आप 3 मार्कर में प्रॉपर रूप से लिख सकते थे। अगला प्रश्न था मागधी एवं अर्धमागधी। अर्धमागधी और मागधी में देखें तो 500 से 900 ईस्वी तक विकसित भारत की अपभ्रंश भाषाएं, ये दोनों जो हैं 500 से 900 ईस्वी तक विकसित भारत की अपभ्रंश भाषाएं। अभी हमने अपभ्रंश में पढ़ा था तो 500 से 900 ईस्वी तक पढ़ा था। उसी डाटा को उपयोग हम यहाँ पे कर ले रहे हैं क्योंकि अपभ्रंश था और ये दोनों भी अपभ्रंश हैं, तो वही पॉइंट यहाँ पर उपयोग करना है। यही मेंस है कि आप कम चीज़ों को पढ़कर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें उन्हीं का उपयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा जगह लिख सकें। यही मेंस का महत्व होता है। तो एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। यह मागधी से उत्पन्न उपभाषा, मतलब जो मागधी इसमें दिया है उससे उत्पन्न उपभाषा है बिहारी हिंदी, उड़िया, असमिया। और अर्धमागधी से जो उत्पन्न उपभाषा है वह कहलाती है पूर्वी हिंदी। इनके क्षेत्र की बात यदि हम कर लें तो मागधी का क्षेत्र है बिहार और झारखंड का और उसके आसपास का क्षेत्र, और अर्धमागधी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश आदि भाषाओं में क्षेत्र में विकसित थी, विस्तृत थी। अगला प्रश्न देखते हैं जो कि था विभाषा। विभाषा से मतलब होता है कि प्रदेश के किसी एक भाग में सामान्य बोलचाल के लिए प्रयुक्त की जाने वाली बोली का विस्तृत रूप विभाषा कहलाता है। इसे उपभाषा या क्षेत्रीय भाषा भी कहते हैं। इसका क्षेत्र बोली की अपेक्षा विस्तृत होता है और भाषा से थोड़ा कम होता है। यह विभाषा के बारे में संबंध था। और यदि हम उदाहरण की बात करें कि कौन कौन सी विभाषाएं हैं उदाहरण के रूप में, तो ब्रज और अवधी को हम विभाषा के रूप में जानते हैं। अगला प्रश्न है लिपि क्या होती है, लिपि को वर्णन करना है। तो लिपि हम देखें तो लिपि मौखिक ध्वनियों को लिखने हेतु तय किए गए चिन्ह समूहों का एक संकलन है। ठीक है, तो लिपि का मतलब होता है जो मौखिक ध्वनियां हैं जिन्हें हम लिखने हेतु तय करते हैं,
ऐसे चिन्ह जो कि हम मौखिक ध्वनियों को लिखित में परिवर्तित करने हेतु प्रयुक्त करते हैं वह लिपि कहलाती है। इसके चिन्हों को वर्ण कहा जाता है। जो लिपि में जो अक्षर होते हैं उन्हें वर्ण कहा जाता है। इसके द्वारा विचारों को लंबे समय तक रखा जा सकता है। उदाहरण की यदि हम बात करें तो रोमन अंग्रेजी की लिपि है और देवनागरी लिपि हिंदी में प्रयुक्त की जाती है, आदि इसके उदाहरण हो सकते हैं। अगले प्रश्न पर चर्चा करें जो कि था मूर्धन्य वर्ण क्या होते हैं। मूर्धन्य वर्ण अर्थात ऐसे वर्ण जो मूर्धा से उच्चारित किए जाते हैं। अब प्रश्न यह है कि मूर्धा क्या होती है। तो मूर्धा हमारे कंठ एवं तालु कंठ एवं तालु के मध्य का जो कठोर स्थान होता है वह मूर्धा कहलाता है। उच्चारण में जिह्वा, मूर्धन्य वर्ण जो होते हैं उनके उच्चारण में जिह्वा पहले पीछे की ओर घूमकर फिर मुख के ऊपरी भाग को स्पर्श करती है। मुख्य रूप से इसमें टा वर्ग के व्यंजन सम्मिलित किए जाते हैं। उदाहरण की यदि बात करें तो टा, ठा, डा, ढा और क्षा, सा भी इसमें शामिल किया जाता है। ये मूर्धन्य वर्ण कहलाते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं और देख लेते हैं कि वचन क्या, लिंग क्या होते हैं। लिंग किसी व्यक्ति, वस्तु या पुरुष जाति होने का बोध कराने वाली संज्ञा को हम लिंग कहते हैं। अर्थात ऐसी संज्ञा जो किसी व्यक्ति या वस्तु को वह पुरुष है या स्त्री जाति की है यह बोध कराती है, लिंग कहलाती है। अंग्रेजी व संस्कृत में 3 प्रकार के लिंग होते हैं, लेकिन हमारी हिंदी में लिंग के केवल 2 भेद ही बताए गए हैं, एक स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग। अब पुल्लिंग क्या होता है। तो पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध कराने वाली संज्ञा शब्द है और स्त्रीलिंग स्त्री जाति का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द हैं। ये लिंग के बारे में था। वचन की यदि हम बात करें कि वचन क्या होते हैं तो संख्या का बोध कराने वाली संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के रूप को वचन कहते हैं। वचन संख्या का बोध कराने वाले शब्द होते हैं। सीधी भाषा में हिंदी में वचन के 2 भेद बताए गए हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन वह होता है जो एक संख्या का बोध कराता है और बहुवचन कई संख्याओं का बोध कराने वाले संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के रूप होते हैं। यह वचन के बारे में था। अगला प्रश्न देखते हैं कि कारक क्या था। कारक क्या होते हैं। कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम की क्रिया से संबंध सूचित हो, अर्थात ऐसे संज्ञा से सर्वनाम के रूप जो सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से संबंध बताते हैं। आसान भाषा में कहें तो संज्ञा या सर्वनाम के रूप का संज्ञा या अन्य संज्ञा या सर्वनाम जो है उनसे जो संबंध बताने वाले शब्द होते हैं उन्हें कारक कहते हैं। उदाहरण से आपको ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। हिंदी में 8 कारक होते हैं। कौन कौन से होते हैं। तो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन आदि कारक 8 कारक इस प्रकार हिंदी में पाए जाते हैं। उदाहरण पर यदि हम देखें तो कि संबंध सूचक चिन्ह कौन कौन से होते हैं, कारक सूचक। तो उदाहरण में देखें कि पेड़ पर फल लगते हैं, इसमें जो पर का प्रयोग किया गया है वह कारक सूचक शब्द है। पर जो कारक सूचक शब्द है उसके लिए कारक अपादान कारक निर्धारित होता है। अपादान कारक में पर शब्द का समायोजन होता है। इस प्रकार अगला देख लेते हैं सर्वनाम के भेद क्या होते हैं। तो इस प्रकार के यदि प्रश्न आए आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड कि कितने भेद होते हैं, क्या क्या है, तो उनके सीधा नाम लिख दें, पूरे अंक प्राप्त होने की इनमें अधिक से अधिक संभावना रहती है यदि आप जैसा नाम है वैसा लिखें बिना अशुद्धि के साथ। तो उन्हें पूछा था सर्वनाम के भेद लिखिए, तो हम लिख देते हैं कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निजवाचक सर्वनाम, तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम और छठवां है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इस प्रकार से यदि आप पूरे के पूरे नाम ही यदि लिख देंगे तो 3 में से 3 अंक निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं, देख लेते हैं सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं। सार्वनामिक विशेषण अर्थात पुरुषवाचक या निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा की विशेषता बताएं तो उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसका मतलब है कि पुरुषवाचक या निजवाचक सर्वनाम, इनको छोड़कर अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं तो उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि देखें तो एक आदमी विश्वासी है, ए लड़की इधर आओ,
ये सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण हैं। जैसे यह आदमी विश्वासी है, यह हो गया, ए लड़की इधर आओ, तो यह सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण हैं। सार्वनामिक विशेषण दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार इनका है मौलिक सार्वनामिक विशेषण, दूसरा प्रकार है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। 3 मार्कर प्रश्न में आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप बहुत सारे आयामों को समेटें कम शब्दों में। इसीलिए 3 मार्कर मुख्य लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा में रखा गया है कि आप कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा किन चीज़ों को व्यक्त और बयां कर पाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर, जो कि था हमारा रूढ़ क्रिया क्या होती है। तो रूढ़ क्रिया को हम समझेंगे। रूढ़ क्रिया को हम मूल क्रिया के नाम से भी जानते हैं। धातु से निर्मित होने वाली क्रियाएं ही रूढ़ क्रियाएं कहलाती हैं। अर्थात जिनका मतलब है कि जो मूल शब्द होते हैं, शब्दों के जो मूल होते हैं, जिन्हें हम धातु कहते हैं, उनसे जो क्रियाएं निर्मित होती हैं उन्हें ही रूढ़ क्रियाएं कहा जाता है। उदाहरण से यदि समझाने का प्रयत्न करें तो जैसे खाना, खाया, खाऊं, खाएगा, ये सभी जो हैं खा धातु से मिलके बने हैं। जो इनका मूल है, जो धातु है, वह खा है। खाना, खाया, खाऊंगा, खाएगा, देखेंगे, देखेगा, देखना, तो इसमें देख जो है वो मूल धातु है। इस प्रकार ये क्रियाएं, इनसे जो क्रियाएं बनती हैं वह रूढ़ क्रियाएं कहलाती हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं और देख लेते हैं वाच्य क्या होते हैं। वाच्य अर्थात क्रिया के उस रूपांतरण को वाच्य कहते हैं जिसमें कर्ता, कर्म और भाव के अनुसार क्रिया के परिवर्तन ज्ञात होते हैं। इसका मतलब ये है कि क्रिया का ऐसा परिवर्तन जिसमें कर्ता, कर्म और भाव के परिवर्तन हमको पता चले कि किस प्रकार परिवर्तन हो रहे हैं, वह वाच्य कहलाते हैं। उदाहरण के द्वारा हम समझने की कोशिश करें तो राधा पुस्तक पढ़ती है। इसमें पढ़ती जो है वह कर्म के अनुसार है। जो वाच्य इसमें पढ़ती है वह कर्म के अनुसार दिखाया गया है। अगले उदाहरण में यदि हम देखें तो पुस्तक पढ़ी जाती है। अब यहाँ पर हमने उस पढ़ती को पढ़ी कर दिया। अब यहाँ पर कर्म के अनुसार नहीं बता रहा है पुस्तक की विशेषता, पुस्तक की क्रिया, इसमें बता रहा है कि पुस्तक पढ़ी जा रही है। इसमें भाव के अनुसार व्यक्त किया गया है। इस प्रकार ये जो परिवर्तन जो दिख रहे हैं यही वाच्य कहलाते हैं। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कृतवाच्य, दूसरा होता है कर्मवाच्य और तीसरा होता है भाववाच्य। पहले उदाहरण में जो हमने पढ़ा वह है कर्मवाच्य और दूसरे उदाहरण में जो पढ़ा वह है भाववाच्य। इस प्रकार वाच्य हम 3 मार्कर में लिख सकते थे। अगला प्रश्न था कि द्विकर्मक क्रिया क्या होती है। तो देख लेते हैं द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया अर्थात कभी कभी किसी क्रिया के 2 कर्म या कारक रहते हैं। अर्थात एक क्रिया के 2 कर्म रहते हैं, उसे ही हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण से यदि हम समझने की कोशिश करें तो तुमने राम को कलम दी, इसमें 2 कर्म हैं। पहला कर्म है राम और दूसरा कर्म है कलम। इस प्रकार द्विकर्मक क्रिया को 3 मार्कर में आसानी से लिखा जा सकता था। अगले प्रश्न पर चलते हैं, देख लेते हैं काल क्या होते हैं। काल अर्थात क्रिया के उस रूपांतरण को हम काल कहते हैं जिससे क्रिया के व्यवहार, उसकी पूर्ण अपूर्ण अवस्था का बोध होता है और साथ ही समय का बोध होता है, उसे हम काल कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो काल से अर्थ वह है जो क्रिया के व्यवहार को बताता है। व्यवहार अर्थात वह कब हुई थी उसको बताता है। वह निर्धारक जो क्रिया के रूप होते हैं वह काल कहलाते हैं। काल के भेद 3 होते हैं। हम इन्हें उदाहरण सहित देखने के यदि प्रयत्न करें तो सबसे पहले देखते हैं वर्तमान काल। इसका उदाहरण लिख सकते हैं राम जाता है, जो वर्तमान में हो रहा है। चिड़िया गाती है, राम जाता है, राम आता है, राम खाता है। इस प्रकार वर्तमान काल के उदाहरण हैं। भूतकाल की यदि हम बात करें तो राम गया, राम ने खाया, वह ऐसा था, वह कर रही थी, गुरुजी आए थे। इस प्रकार भूतकाल के उदाहरण लिख सकते हैं। भविष्य काल में लिखें राम जाएगा, कब जाएगा। इस प्रकार के उदाहरण भविष्य काल में दिए जा सकते हैं। काल यदि आए तो आप 3 मार्कर में इतना लिख सकते हैं। अगला प्रश्न था अव्यय। अव्यय क्या होते हैं? जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन या विकार उत्पन्न नहीं होता है उन्हें अव्यय कहते हैं। अर्थात अव्यय ऐसे शब्द होते हैं जिनमें किसी भी परिस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आता है, चाहे लिंग बदले, वचन, कारक कुछ भी बदले, उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। ऐसे शब्द अव्यय कहलाते हैं। उदाहरण की यदि हम बात करें
तो अब, तब, वाह ये अव्यय कहलाते हैं। अब को आप कहीं भी प्रयोग कीजिए, अब राम आएगा, तुमने अब ऐसा क्यों किया, अब तुम ऐसा करो, अब आप किसी भी परिस्थिति में प्रयोग कर लीजिए, वह अब ही रहेगा। अब, तब, वाह, इनमें कोई परिवर्तन नहीं आता, इसलिए ये अव्यय कहलाते हैं। साथियों, अव्यय के 4 भेद होते हैं। अव्यय 4 प्रकार के होते हैं, देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहला है संबंध बोधक, दूसरा है समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक और चौथा है क्रिया विशेषण अव्यय। इस प्रकार अव्यय के 4 भेद होते हैं। अव्यय के लिए आप ये 3 मार्कर में तैयार करें और इसी प्रकार से लिख कर आएँ। संभावनाएं अच्छे उत्तर, अच्छे अंकों की रहेंगी निश्चित रूप से। अगला प्रश्न था कि संस्कृत के 3 उपसर्गों को लिखिए। संस्कृत के 3 उपसर्ग निम्नलिखित हैं। सीधा हम इसमें लिखेंगे कि संस्कृत के 3 उपसर्ग निम्नलिखित हैं। पहला आप लिख दीजिए कि अति एक उपसर्ग होता है संस्कृत का, इसका उदाहरण होता है अत्यधिक, अति धन अधिक, अत्यधिक। दूसरा उदाहरण आप लिख सकते हैं अप, अप उपसर्ग जिससे कि अपयश मिलकर बनता है, अप धन यश, अपयश। अगला लिखें, क्योंकि 3 पूछे गए थे तो तीसरा लिख दें अधि, अधिपति, अधि धन पति, अधिपति। इस प्रकार आप स्ट्रेट फॉरवर्ड में लिख सकते हैं। यण संधि, यण संधि अगर आपसे पूछा जाता है, किसी भी प्रकार की संधि यदि पूछी जाती है तो सबसे पहले आप उसका भेद लिख दें कि यह किसका एक प्रकार है। तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे कि यण संधि स्वर संधि का एक भेद है, जिससे हमारा 1 पॉइंट पक्का हो गया। दूसरे पॉइंट में आप उसके नियम लिख सकते हैं, जो नियम आपने पढ़े हुए हैं उन्हें लिख सकते हैं। जैसे कि यण संधि में ई और ई से यदि कोई अन्य स्वर मिले तो वह या में परिवर्तित हो जाता है, और यदि उ और उ इन दोनों से यदि कोई अन्य स्वर मिले तो वह वा में परिवर्तित हो जाता है, और री से यदि कोई अन्य स्वर मिलता है तो वह री ही रहता है। ठीक है, उदाहरण हम देख लेते हैं। यदि आप 3 नियम बताए हैं तो कोशिश करें कि 3 ही उदाहरण लिख दें, ताकि क्लियर हो जाए, जो प्रश्न पूछा गया था उसका उत्तर हमेशा क्लियर रहे। पहला उदाहरण लिख सकते हैं आप अत्यधिक, अत्यधिक का विच्छेद भी कर दें, अति धन अधिक। इसमें बता दें कि कौन सा शब्द, कौन से वर्ण मिल रहे हैं और विकार क्या उत्पन्न हो रहा है। तो ई और आ मिलकर या विकार उत्पन्न कर रहे हैं। दूसरा उदाहरण आप लिख सकते हैं अन्वेषण, अन्वेषण अर्थात अनुधन एषण। इसमें उ और ए मिलकर वा बना रहे हैं, यहां पर वा पर विकार उत्पन्न हो रहा है, अन्वेषण। मात्राज्ञा, मातृ धन आज्ञा, यहां पर री और आ दोनों मिलकर री ही बना रहे हैं, मात्राज्ञा। ठीक है, इस प्रकार यण संधि को आप लिख सकते थे। अगला प्रश्न है पर्यायवाची क्या होते हैं बताइए। पर्यायवाची यदि इस प्रकार आए जिनका आप अर्थ लिख सकें तो जरूर लिखें। इससे क्या है, जो कॉन्सेप्ट रहता है वह क्लियर हो जाता है चेक करने वाले का। हालांकि चेक करने वाला आपसे समझना चाहता है कि आपको कैसे लिखना है, क्या तरीके होते हैं लिखने के। चेक करने वाला तो यह समझ के बैठा है कि मुझे कुछ नहीं आता है, आप समझाओ, आपकी पेन है, आपकी कॉपी है, आप हमें समझाइए लिखने के माध्यम से। तो आप स्पष्ट रूप से छोटी छोटी बातों को भी समाहित करें, कोशिश करें कि कर सकें। तो पर्यायवाची में आप लिख सकते हैं कि पर्यायवाची 2 शब्दों से मिलकर बना है, पर्याय धन वाची, जहां पर्याय का अर्थ होता है समान तथा वाची का अर्थ होता है बोले जाने वाले। पर्यायवाची किसी शब्द विशेष के लिए प्रयुक्त समानार्थक शब्द होते हैं, इन्हें पर्यायवाची या प्रतिशब्द भी कहा जाता है। पर्यायवाची शब्द परस्पर समानार्थी होते हैं किंतु भाव में भिन्न होते हैं। पर्यायवाची शब्द 3 प्रकार के होते हैं। उदाहरण की यदि हम बात करें तो आम, आम के उदाहरण अम्ब, रसाल, पियम्बू आदि लिख सकते हैं। इसी प्रकार जल के उदाहरण नीर, पानी, अमृत, अमीय, ये जल के उदाहरण हैं। यदि पर्यायवाची पूछा जाए तो आप उदाहरण जरूर दें, जहां पर भी संभावनाएं हो उदाहरण की, उदाहरण जरूर से जरूर देने का प्रयास करें। अब देखते हैं देशज शब्द। देशज शब्द क्या होते हैं? प्राकृत, संस्कृत, ऑस्ट्रिक, द्रविड़ आदि भाषाओं से गृहीत ऐसे शब्द जो हिंदी में जैसे कि तैसे प्रयुक्त किए जाते हैं देशज शब्द कहलाते हैं। अर्थात ये शब्द ऐसे शब्द हैं जो कि हमारे देश की भाषाओं से ही लिए गए हैं यथावत। जैसे प्राकृत, संस्कृत, ऑस्ट्रिक, द्रविड़, ये भारत में ही विकसित भाषाएं हैं, तो इनके शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। उदाहरण की यदि हम बात करें तो ओझल, अंटशंट, ओढ़र, अचानक, आहट, अटपटा, झटपटाहट, इस प्रकार के जो उदाहरण हैं यह देशज शब्द में आते हैं। देशज शब्द के बाद हम रुख करते हैं अगले प्रश्न का, जो कि था आगत शब्द क्या होते हैं। आगत शब्द अर्थात किसी दूसरी भाषा से लिए हुए वे शब्द
जो उस भाषा के भाषक के संभाषण के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, उन शब्दों को मूल रूप में अथवा बदले रूप में ही लिया जाता है। साधारण भाषा में है आगत शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो कि किसी दूसरी भाषा से बोलने के लिए लिए जाते हैं। ठीक है, उन्हें मूल रूप में ही लिया जा सकता है या परिवर्तित रूप में भी लिया जा सकता है। ये आगत शब्द कहलाते हैं। इन्हें उधार के शब्द भी बोला जाता है। इनके 3 भेद होते हैं। पहला भेद है पाचित आगत, दूसरा है संकर शब्द, तीसरा है शब्दशः अनुवादित आगत शब्द। ये 3 भेद होते हैं। उदाहरण की यदि हम बात करें तो कसम, कुर्सी, स्टूल, स्टेशन आदि आगत शब्द हैं। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न था अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं। अनेकार्थी से मतलब है ऐसे शब्द जिनके अर्थ अनेक होते हैं, अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। अनेकार्थी शब्दों को यमक और श्लेष अलंकार में अधिकाधिक रूप से प्रयोग किया जाता है। उदाहरण की यदि हम बात करें तो एक अलंकार है, उसी का उदाहरण हमने लिया है यमक। कर का मन का डार दे, मन का फेर। यहाँ पर जो अर्थ निकल रहा है मन का वो अलग अलग निकल रहा है। कर का मन का, यहाँ पर मन का अर्थ है जो माला होती है उसके मोतियों से है, और दूसरा मन का जो है वो है मन अर्थात चित्त को व्यक्त कर रहा है। इस प्रकार अनेकार्थी शब्द के लिए आप इस उदाहरण को देख सकते हैं और मन का 2 बार अर्थ लिख सकते हैं। अन्य उदाहरण में आप बात कर सकते हैं, अनेकार्थी में लिख दें कि आपत्ति। आपत्ति के अनेकार्थी क्या होते हैं? आपत्ति, विपत्ति, ऐतराज, ये आपत्ति के ही अनेकार्थी शब्द होते हैं। साथियों, पर्यायवाची और अनेकार्थी अलग अलग होते हैं। पर्यायवाची अर्थात एक ही शब्द है, उसकी जगह आप अन्य शब्दों को भी प्रयोग किए जा सकते हैं। अनेकार्थी में से नहीं होते हैं, यह परिस्थितियों के अनुरूप अलग अलग उत्तर भी देते हैं। आगे चलिए, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न था तत्सम। तत्सम में देख लेते हैं, यहाँ पर भी आप उसको विच्छेद करके लिख दें कि तत् धन सम। तत् अर्थात उसके और सम अर्थात समान। परिभाषा की यदि हम बात करें तो ऐसे शब्द जो कि संस्कृत के शब्द तो हैं लेकिन हिंदी में उसी रूप से प्रयुक्त किए जाते हैं, ये तत्सम कहलाते हैं। यह उत्पत्ति के आधार पर शब्द का एक भेद भी है, अर्थात तत्सम शब्द जो हैं वह उत्पत्ति के आधार पर एक भेद के रूप में भी पढ़े जाते हैं। उदाहरण की यदि बात करें तो रात्रि, मयूर तत्सम शब्द के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है तद्भव। तद्भव अर्थात तद धन भव। तद का अर्थ है उससे और भव का अर्थ है उत्पन्न हुए। परिभाषा की यदि हम इसी में भी बात करें तो वे शब्द जो संस्कृत भाषा के तो हैं पर कुछ परिवर्तन के स्वरूप हिंदी भाषा में प्रचलित हो गए हैं, ये तद्भव शब्द कहलाते हैं। तद्भव शब्द उत्पत्ति के आधार पर शब्द का एक भेद है। देखिए, अभी हमने तत्सम पढ़ा था, उसमें भी इसी प्रकार की फॉर्मेटिंग का प्रयोग किया था, और तद्भव पढ़ा उसमें भी इसी प्रकार की फॉर्मेटिंग का प्रयोग किया। इस प्रकार पढ़ने से फायदा क्या हो जाता है कि यदि तत्सम और तद्भव में अंतर पूछा गया तो आप सेम का सेम उन्हीं दोनों प्रश्नों के पिछली स्लाइड और इस स्लाइड को दोनों को साथ में लिख सकते हैं। इस प्रकार तद्भव हमने पढ़ा कि परिभाषा वे शब्द जो संस्कृत भाषा के तो हैं ही परंतु कुछ परिवर्तन स्वरूप भाषा में प्रचलित किए गए हैं, यह तद्भव शब्द कहलाते हैं। यह भी उत्पत्ति के आधार पर उत्पत्ति के आधार पर शब्द का एक भेद है। उदाहरण की यदि हम बात करें तो उदाहरण में दूध और अग्नि, दूध का दुग्ध जो कि तत्सम है, आग अग्नि तत्सम है, अर्थात तो जो दूध था वह तद्भव शब्द है और दुग्ध जो था वो संस्कृत में तत्सम के रूप में प्रयुक्त किया जाता था। इस प्रकार उदाहरण आप लिख सकते हैं आग और अग्नि का भी। अगला प्रश्न था कि उपसर्ग क्या होते हैं। उपसर्ग वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, ये उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग का महत्व की यदि बात करें कि इनकी गतियों की बात करें कि ये किस प्रकार विचलन, किस प्रकार परिवर्तन प्रदर्शित करते हैं, तो देखते हैं कि यह सबसे पहले अर्थ में एक नई विशेषता लाने में प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे प्र, धन, वल, इनने क्या किया है, शब्द का जो अर्थ था उसे और विशेषित कर दिया है और बल दे दिया है। जैसे बल था उसमें प्र जोड़ दिया, उसको और एम्फेटिक बना दिया उस शब्द के अर्थ को। दूसरा इसका महत्व होता है शब्द के अर्थ को उलट देने में। उदाहरण की बात करें कि सत्य में यदि हम आ उपसर्ग लगा दें तो वह असत्य होता है, अर्थात उसका विपरीतार्थी बन जाता है। इस प्रकार तीसरा इनका महत्व होता है मूल शब्द के इर्द गिर्द अर्थ प्रदान करना।
जैसे यदि शुद्ध है उसमें वी लगा दिया तो वह विशुद्ध हो गया। यह भी उसी अर्थ को प्रदान कर रहा है, इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है। यह उपसर्ग की गतियां होती हैं। हम यहाँ पर उदाहरण भी दे देते हैं कि उपसर्ग के कौन कौन से होते हैं कुछ कुछ। तो हिंदी के उपसर्गों हमने बता दिए, आ, अध, नी, कु आदि हिंदी के उपसर्ग हैं, और कुछ उर्दू के उपसर्ग हैं, दा, वे, ला, हम आदि। आप यदि चाहें तो संस्कृत के भी लिख सकते हैं, जैसे अधि, आ, अप। इस प्रकार आप संस्कृत के उपसर्गों को भी यहाँ पर इनपुट कर सकते हैं। अगला प्रश्न था, प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय अर्थात प्रति धन अय। प्रति का अर्थ है साथ में, परंतु पीछे की ओर से। अय, अय का अर्थ है आने वाला, अर्थात ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। अर्थात जो पीछे जुड़ेंगे और अर्थ को बदल देंगे, यह प्रत्यय कहलाते हैं। उदाहरण की यदि हम बात करें तो बड़ा धन आई। बड़ा धन आई, बड़ा यदि हम इस आई इसमें हम प्रत्यय यदि लगा देते हैं तो बड़ाई हो जाएगा। अपना धनपन, अपनापन। इस प्रकार हम उदाहरण लिख सकते हैं। हिंदी के प्रत्यय यदि हम कुछ उदाहरणों की और की बात करें तो बाला, बाला यदि प्रत्यय लगा के बताएं तो उदाहरण भी साथ में लिखते जाएंगे, पढ़ने वाला, सार, मिलनसार आदि हैं। संस्कृत के इसी तरह प्रत्यय हैं। अक, लेख में यदि अक जोड़ दिया तो लेखक हो गया। तैरने में यदि आक जोड़ दिया तो तैराक हो गया। इस प्रकार आप कुछ प्रत्ययों के उदाहरण और दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, संज्ञा के प्रकार बताइए। तो हम लिख देंगे कि संज्ञा एक विकारी शब्द का एक प्रकार है, अर्थात संज्ञा जो होती है वह विकारी शब्द है, अर्थात लिंग वचन कारक के आधार पर संज्ञा में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है, इसलिए संज्ञा एक विकारी शब्द है। संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। इन 5 प्रकारों को देख लेते हैं। सबसे पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा अर्थात वह किसी व्यक्ति, एक पर्सनल इंडिकेशन बताएगी, पर्सनल व्यक्ति को इंडिकेट करेगी। जैसे भोपाल, गंगा एक पर्टिकुलर चीज है। जातिवाचक संख्या, यह एक जाति विशेष को बताएगी, जैसे मनुष्य जाति। भूकंप, जो भूकंप की श्रेणियां होती हैं वह जातिवाचक संज्ञा में आती हैं। भाववाचक, जो किसी भाव को बताएगी, घबराहट, ईमानदारी। समूहवाचक, समूह को बताएगी जहां पर 2 या 2 से अधिक लोगों का जुड़ाव होगा, जैसे समिति या दल। द्रव्यवाचक, जो अजीवित वस्तुएं हैं उनको समाहित करेगी द्रव्यवाचक संज्ञा, जैसे आटा, सोना, तेल आदि द्रव्यवाचक संज्ञा के रूप में आते हैं। संज्ञा के प्रकार हमने देख लिए। अब देख लेते हैं अगला कि विशेषण क्या होता है। विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, ऐसे शब्द विशेषण कहलाते हैं। मतलब जो संज्ञा या सर्वनाम की ही विशेषता बता रहे हैं। यह भी विकारी शब्दों के एक प्रकार है। इनमें भी लिंग वचन कारक के आधार पर कोई भी परिवर्तन नहीं आते हैं। यह 4 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। इस प्रकार ये 4 विशेषण होते हैं। उदाहरण की यदि हम बात कर लें तो लाल, सच्चा, दुबला। जैसे लाल टमाटर बहुत स्वादिष्ट होता है, यह लाल जो है वह संज्ञा अर्थात टमाटर की विशेषता बता रहा है। सच्चा, राम सच्चा बालक है, जो सच्चा है वह राम की विशेषता बता रहा है कि राम जो है वो सच्चा है। दुबला, कैलाश दुबला लड़का है, अर्थात ये बता रहे हैं कि जो कैलाश है, जो व्यक्ति एक कैलाश है, उसकी विशेषता है कि वह दुबला है। इस प्रकार विशेषण आप लिख सकते हैं। अभी विकारी शब्द बहुत ज़्यादा आ रहा है, इसलिए अब समझ लेते हैं कि विकारी क्या होता है। विकारी शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनमें लिंग वचन काल कारक के अनुसार कोई भी परिवर्तन नहीं आते हैं। अर्थात ऐसे शब्द जिनमें लिंग वचन काल कारक के अनुसार कोई भी परिवर्तन नहीं आने हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। यह रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द का एक भेद होता है। अर्थात विकारी शब्द जो होते हैं वह रूप एवं प्रयोग के आधार पर शब्द के ही भेद होते हैं। यदि हम इनके प्रकारों की बात करें तो यह 4 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया एवं विशेषण। जैसे रामचरितमानस, आप, यह, वह, गाना, खेलना, सुंदर काला, ये विशेषण के रूप में आते हैं। क्रिया के रूप में गाना, खेलना, सर्वनाम के रूप में आप, यह, वह, ये विकारी शब्दों के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। अगला प्रश्न था पर्यायवाची के प्रकार। यदि पर्यायवाची के आपसे प्रकार पूछे जाएं, किसी भी प्रकार के प्रकारों का यदि प्रश्न हो तो सबसे पहले आप बता दें कि कुल कितने प्रकार होते हैं। जैसे हमने इसमें बताया है कि पर्यायवाची शब्दों के 3 प्रकार होते हैं।
आप एक एक करके बता दें, उनके थोड़े से डिस्क्रिप्शन और उदाहरण के साथ। यदि आपके पास समय हो तब ऐसा ही प्रयोग करें, बाकी यदि प्रकार पूछा जाए तो सीधे 3 प्रकार लिख के आगे बढ़ें, तब भी पूरे नंबर मिलने की संभावनाएं रहती हैं। पहला, यदि हम उदाहरण पहले प्रकार की बात करें तो वह है पूर्ण पर्यायवाची। पूर्ण पर्यायवाची अर्थात मूल शब्द का अर्थ ही प्रदान करने वाले पर्यायवाची होते हैं। जैसे जल का एक पर्यायवाची है पानी, यह पूर्ण पर्यायवाची की तरह प्रयुक्त होता है। जल का और पानी का परस्पर कहीं भी प्रयोग किया जा सकता है। दूसरा पर्यायवाची का प्रकार है अपूर्ण पर्यायवाची, अर्थात जो कि पूर्ण नहीं होते हैं। यह मूल शब्द का बिल्कुल भी अर्थ नहीं बताते हैं। जैसे जल का एक पर्यायवाची होता है जीवन और अमृत भी। आप जल की जगह जीवन का प्रयोग नहीं कर सकते हर कहीं, ना ही अमृत का कर सकते हैं, क्योंकि यह स्वयं में कुछ अलग अर्थ प्रदान करते हैं। अगला पर्यायवाची का प्रकार है पूर्ण अपूर्ण पर्यायवाची, अर्थात पूर्णापूर्ण पर्यायवाची। ये पर्यायवाची परिस्थितियों के अनुरूप अपने अर्थ को प्रदान करते हैं। किन्हीं परिस्थितियों में ये समान अर्थ प्रदान करेंगे और किन्हीं परिस्थितियों में ये अलग अलग अर्थ प्रदान करेंगे। जैसे टांगना का एक पर्यायवाची होता है लटकाना। यहाँ पर यदि हम बोलें कि शर्ट को खूंट से टांग दो या शर्ट को खूंट से लटका दो, एक ही बात है। ठीक है, इस प्रकार यह पूर्ण का प्रयोग कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न था 21वां संविधान संशोधन क्या है। तो सीधा सा है, इसमें ज़्यादा डाटा रहता नहीं है, तो सीधा लिखें यह कब हुआ था। तो 1967 में 21वां संविधान संशोधन किया गया था। किस हेतु किया गया था कि इसमें संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं सूची में सम्मिलित किया गया था। यह 21वें संविधान संशोधन के बारे में था। योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं? जब यौगिक शब्द जब अपने समान अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को बताने लगते हैं तब वे योग रूढ़ कहलाते हैं। अर्थात यौगिक शब्द जब किसी अन्य अर्थ को बताएंगे तो वह योग रूढ़ कहलाएंगे। योग रूढ़ शब्दों के सार्थक खंड भी किए जा सकते हैं। जैसे यदि हम बात करें तो पंकज, पंकज का सामान्य अर्थ होता है जो कीचड़ में पैदा होता है वो, या कीचड़ में पैदा होने वाला, यह पंकज कहलाता है। लेकिन इसका अर्थ हम निकालते हैं कमल, अर्थात कमल एक योग रूढ़ शब्द है। जैसे चारपाई, चारपाई का अर्थ होता है 4 पैर वाली, और जिसके 4 पैर होंगे उसे चारपाई बोलेंगे। लेकिन प्रैक्टिकल रूप में, व्यवहारिक रूप में हम चारपाई को खटिया के रूप में जानते हैं। ठीक है, इस प्रकार योग रूढ़ पढ़ा। अगला है निपात क्या होते हैं। तो निपात ऐसे अव्यय शब्द होते हैं जो शब्द या पद के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष प्रकार का बल देते हैं। निपात ऐसे शब्द हैं जो कि किसी शब्द के पीछे लग जाएंगे तो उसके अर्थ को बल देंगे। उदाहरण की बात करें, पहले देख लेते हैं कि इसका अन्य नाम क्या है। इसे अवधारक अव्यय भी कहते हैं। जैसे यदि बात करें तो भी, तो, कल, केवल, मात्रा, ही आदि ये जो शब्द हैं यह निपात कहलाते हैं। उदाहरण वाक्य में प्रयोग देखें तो हम देख सकते हैं कि आज रात तो तुम्हें रुकना ही पड़ेगा, मतलब ये कह रहे हैं कि आज रात तो रुकना ही पड़ेगा, और बल दे दिया कि नहीं रुकना ही है। दूसरा उदाहरण देखें, गांधी जी को बच्चे तक जानते थे। हम सीधा भी लिख सकते थे कि गांधी जी को बच्चे जानते थे, लेकिन और बल देने के लिए हमने तक का प्रयोग किया। तो यह तक ऊपर के उदाहरण में तो एवं ही निपात के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है संकर शब्द क्या होते हैं। संकर शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनका निर्माण 2 भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों से मिलकर होता है, यही संकर शब्द कहलाते हैं। इनकी विशेषताएं होती हैं कि ये यौगिक शब्द होते हैं और 2 भाषाओं से मिलकर बनते हैं, ये इनकी विशेषताएं हैं। उदाहरण की यदि हम बात करें तो उदाहरण में देखते हैं सीलबंद। सील जो है इंग्लिश का शब्द है और बंद जो है वो हिंदी का शब्द है, तो मिला के हमने कर दिया सीलबंद, ये संकर शब्द हो गया। रेलगाड़ी, रेल जो है वो अंग्रेजी का है और गाड़ी जो है वो अरबी का शब्द है, इस प्रकार हमने मिला के कर दिया रेलगाड़ी। खिचड़ी बना दी, इस प्रकार की खिचड़ी ही संकर शब्द कहलाती है। अगला प्रश्न है लोकोक्ति या मुहावरे क्या होते हैं, इन दोनों में अंतर बताइए। तो इस तरह के प्रश्न आए तो आप कॉलम बना लें, एक तरफ लिखें मुहावरे, एक तरफ लिखें लोकोक्ति। अब इनमें लिखते जाएं। सबसे पहला बिंदु लिख दें कि यह वाक्यांश है। मुहावरे जो होते हैं वो वाक्यांश होते हैं, जबकि लोकोक्ति वाक्यांश नहीं होती। पूरा शब्द, पूरा वाक्य ना लिखें, केवल नहीं लिख दें, उतने में भी काम चल जाएगा। मुहावरों में उद्देश्य एवं विधेय का कोई कालम नहीं होता, जबकि लोकोक्ति में
उद्देश्य एवं विधेय मूल्य मान्यता रखते हैं। मुहावरों के अंत में अधिकतम ना का प्रयोग किया जाता है। मतलब बहुत बार देखा जाता है सामान्यतः कि मुहावरों के अंत में ना आता है, बल्कि ये आवश्यक नहीं है कि लोकोक्ति में भी हो। मुहावरे भाषा में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, वहीं लोकोक्ति ऐसे किसी काम के लिए प्रयुक्त नहीं की जाती जो कि जिसका उद्देश्य भाषा में चमत्कार उत्पन्न करना आदि हो। अगला प्रश्न था कि भाषा एवं बोली में अंतर लिखिए। तो फॉर्मेट हमको वही उपयोग करना है। सबसे पहले लिख देंगे एक कॉलम में भाषा, एक कॉलम में बोली। अब यहाँ पर लिखना चालू करेंगे। भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है, वहीं बोली का सीमित होता है। भाषा व्याकरण सम्मत होती है, वहीं बोली व्याकरण सम्मत नहीं होती है। किसी भी भाषा का शब्द भंडार विकसित होता है और बोली का उससे कम विकसित अर्थात अल्प विकसित या अविकसित होता है। भाषा का प्रयोग औपचारिक प्रयोग हेतु किया जाता है और बोली का प्रयोग अनौपचारिक प्रयोग हेतु किया जाता है। सामान्य तौर पर हम बोली का प्रयोग करते हैं और भाषा औपचारिक रूप में प्रयोग की जाती है। यह भाषा और बोली में अंतर था। अगला प्रश्न है कि बहुब्रीहि समास क्या है। तो जिस समास में दोनों पद गुण गलत लिख गया है, जिस समास में दोनों पद गौण हो और तीसरा शब्द विशेष हो, वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। अर्थात समास में दो पद होते हैं, प्रथम पद और द्वितीय पद। इनमें से एक कोई सा पद विशेष होता है, लेकिन बहुब्रीहि ऐसा समास है जिसमें दोनों पद ही गौण होते हैं और ये दोनों पद किसी तीसरे पद की ओर इंगित करते हैं। यहाँ पर ही बहुब्रीहि समास होता है। उदाहरण की यदि हम बात करें तो पीतांबर, पीतांबर का समासिक विग्रह जो होगा, समासिक पद जो होगा, वो होगा पीला है अंबर जिसका। अब कोई अर्थ नहीं निकला, ये इंगित कर रहा है विष्णु की ओर, अर्थात विष्णु जो हैं उनका अंबर पीला है। दशानन, 10 हैं आनंद जिसके, अब वो कौन है, तो वह रावण है, तो यह रावण की ओर बता रहे हैं, यह तीसरे की ओर इंगित करते हैं। बहुब्रीहि समास के 4 भेद होते हैं, समानाधिकरण बहुब्रीहि, व्याधिकरण बहुब्रीहि, तुल्य योग बहुब्रीहि और व्यतिहार बहुब्रीहि। इस प्रकार बहुब्रीहि आप लिखेंगे तो अधिकतम अंक प्राप्त होने की संभावनाएं अधिक से अधिक रहेंगी। अगला प्रश्न है कि शब्द बताइए उत्पत्ति के आधार पर कितने होते हैं। तो हमने भी लिख दिया कि उत्पत्ति के आधार पर 4 होते हैं। सबसे पहला है देशज या देसी शब्द, जो हमारे देश में ही उत्पन्न भाषाओं के शब्द हैं उन्हें देशज कहते हैं। विदेशी, जो अन्य देशों की भाषाओं से लिए गए हैं, वह विदेशी शब्द हैं। तत्सम शब्द जो संस्कृत से यथावत प्रयोग किए जाते हैं, तत्सम है। और तद्भव, जो संस्कृत से लिए गए हैं लेकिन उनके मूल भाव को परिवर्तित कर दिया गया है, वे तद्भव शब्द हैं। ये हमने बता दिया। अगला प्रश्न था कि राजभाषा नियम 1976 क्या है। तो इसमें हम लिख देते हैं कि यह क्या है। पहले परिचय दे दें कि राजभाषा विभाग द्वारा हिंदी के प्रयोग को सुनिश्चित करने हेतु 12 नियम तैयार किए गए हैं। अर्थात सरकारी कार्यालयों में या अन्य क्षेत्रों में हिंदी के प्रयोग हेतु कुछ नियम बनाए गए हैं। ये 12 नियम हैं, इन्हीं को राजभाषा नियम के रूप में संकलित किया गया है। राजभाषा नियम के अंतर्गत देश के जो केंद्रीय कार्यालय हैं उन्हें 3 भागों में बांटा गया है, का, खा, गा में। का अर्थात पूर्णतः हिंदी भाषी क्षेत्र, खा अर्थात जिनमें हिंदी समझी जाती है, गा अर्थात जिनमें हिंदी नहीं समझी जाती है। इस प्रकार 3 भागों में बांटा गया है। इसका अगला नियम है कि सभी दस्तावेज हिंदी व अंग्रेजी में प्रकाशित होंगे। अर्थात सरकार जो दस्तावेजों को प्रकाशित करेगी वह हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में प्रकाशित करेगी। अगला था कि हिंदी में प्राप्त जो पत्र होंगे उनका उत्तर भी सरकार एवं कार्यालयों के द्वारा हिंदी में ही दिया जाएगा। ये राजभाषा नियम के बारे में संक्षिप्त चर्चा है। पहला जो हमने लिखा है वह इंट्रो है और 3 जो हैं इसके विशेष जो मुख्य नियम हैं वो लिखे गए हैं। आगे चलते हैं, देख लेते हैं द्विभाषा नीति का क्या अर्थ है। क्या होती है द्विभाषा नीति। तो द्विभाषा नीति देश में सरकार जो है वो 2 भाषाओं पर बल देती है। इसी प्रकार स्कूलों में भी विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए 2 भाषाओं का प्रयोग किया जा रहा है। इसी तरह की 2 भाषाओं को पढ़ाने की नीति ही द्विभाषिक नीति कहलाती है। इस द्विभाषा नीति का उद्देश्य मातृभाषा के अलावा किसी एक अन्य भाषा को जानना होता है। द्विभाषा नीति में भारत में यदि हम बात करें तो अधिकांश हिंदी मातृभाषा के रूप में एवं अंग्रेजी दूसरी भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है।
यही अधिकांश क्षेत्रों में देखा जाता है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। सौरसेनी अपभ्रंश क्या है, इसके बारे में बताना था। सौरसेनी अपभ्रंश उत्तर व मध्य भारत में बोली जाने वाली प्राकृत भाषा का बिगड़ा हुआ रूप था। सौरसेनी अपभ्रंश जो था 500 से 900 ईसा पूर्व के रूप में के समय में प्रचलित था, जो कि उत्तर एवं मध्य भारत में बोला जाता था। इसके द्वारा ही पश्चिमी हिंदी व राजस्थानी हिंदी का विकास हुआ है। इससे कुछ बोलियां भी विकसित हुई हैं, जिनमें प्रमुख हैं खड़ी बोली, कन्नौजी, बुंदेली, मारवाड़ी, मेवाती। ये सौरसेनी अपभ्रंश से ही विकसित है। हालांकि इनमें कुछ पश्चिमी हिंदी से है, जैसे खड़ी बोली, कन्नौजी, और राजस्थानी हिंदी से भी हैं, मारवाड़ी, मेवाती आदि। इस प्रकार ये अलग अलग हैं, लेकिन सौरसेनी अपभ्रंश पूछा गया था, इसलिए हमने सीधा लिख दिया है इसमें। इनके क्षेत्र की बात करें, सौरसेनी अपभ्रंश किस क्षेत्र में बोला जाता था, तो यह मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एवं इसके सीमावर्ती क्षेत्रों में बोला जाता था। इस प्रकार सौरसेनी अपभ्रंश खत्म होता है। और अगला प्रश्न है मुंशी आयंगर फॉर्मूला। मुंशी आयंगर फॉर्मूला क्या था? तो मुंशी आयंगर फॉर्मूला हिंदी के विकास के लिए एक रणनीति थी, जो कि संविधान के विकास के समय संविधान सभा में तैयार की गई थी। इसे कन्हैयालाल मुंशी यानी के.एम. मुंशी तथा गोपाल स्वामी आयंगर के द्वारा तैयार किया गया था। इसी फॉर्मूले के आधार पर 14 सितंबर को हिंदी को हमारी राजभाषा तैयार किया गया था, राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। इसी फॉर्मूले का जो विस्तृत रूप है वह हमें संविधान में उसके भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक वर्णित मिलता है। अर्थात जो फॉर्मूला था उसे भाग 17 में समाहित किया गया है। अब इसके अनुसार क्या क्या था, तो मुख्य बातें हम देख लेते हैं कि इसके अनुसार संविधान के प्रारंभिक 15 वर्षों तक हिंदी ही राजभाषा के रूप में कार्य करेगी। हिंदी का राजभाषा के रूप में विकास किया जाएगा। तीसरा बिंदु था कि हिंदी के विकास के कारण अन्य भारतीय भाषाओं की उपेक्षा ना हो पाए, उनका विकास भी समुचित रूप से किया जा सके। यह मुंशी आयंगर फॉर्मूला था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला था कि प्रथम राजभाषा आयोग के बारे में बताइए। प्रथम राजभाषा आयोग के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 7 जून 1955 को किया गया था और इसका गठन राष्ट्रपति जी की अनुमति के अनुरूप किया गया था। राजभाषा आयोग जो कि संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 344 में वर्णित है, उसके तहत ही किया गया था। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष श्री बी.जी. खैर जी थे। प्रथम राजभाषा आयोग ने 31 जुलाई 1956 को अपना प्रथम प्रतिवेदन अर्थात रिपोर्ट सौंपी थी। इसने सिफारिश की थी कि संघ के कामकाज के लिए हिंदी का अधिकाधिक रूप से प्रयोग किया जाए। इन्हें कहा था कि हिंदी को हम अधिक से अधिक रूप में प्रयोग करें, ऐसी सिफारिश दी थी। ये प्रथम राजभाषा आयोग के रूप में था। इसके की पॉइंट की यदि बात करें तो 1955 अनुच्छेद 344 बी.जी. खैर है और सिफारिश यदि याद रखें तो आप इसे भी लिख सकते हैं। अगले प्रश्न पर यदि हम बात करें तो अगला प्रश्न था कि 5वें विश्व हिंदी सम्मेलन के बारे में चर्चा कीजिए, यह क्या था। तो यह 1996 को हुआ था और यह हुआ था पोर्ट ऑफ स्पेन में, जो कि त्रिनिदाद एवं टोबैगो में है। इसके अध्यक्ष श्री चंका सीताराम थे, जो कि हिंदी निधि संस्था से थे, और भारतीय प्रतिनिधि के रूप में इसमें माता प्रसाद, जो कि अरुणाचल प्रदेश की राज्यपाल थी, इन्हें सम्मिलित किया गया था। इस विश्व हिंदी सम्मेलन का विषय प्रवासी भारतीय एवं हिंदी था। साथियों, इस प्रकार के प्रश्न जो स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं, बहुत ज़्यादा डाटा वाले आते हैं, जैसे कि ये प्रश्न है, ये अनएक्सपेक्टेड प्रश्न रहते हैं। इस तरह के प्रश्नों की तैयारी में आप पढ़ें तो, लेकिन ज़्यादा समय ना दें, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न होते हैं जो लगभग किसी से नहीं बनते हैं। लगभग एक पॉइंट सबको पता होता है, तो उस तक ही सीमित रहें, इन पर ज़्यादा ध्यान ना दें। ये ऐसे प्रश्न होते हैं जो हर प्रश्न पत्र में 2 से 5% तक पूछे जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं एवरग्रीन टॉपिक की ओर। ये है राजभाषा। राजभाषा क्या होती है? किसी देश या राज्य द्वारा घोषित भाषा जो कि राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होती है, राजभाषा कहलाती है। राजभाषा का संवैधानिक महत्व होता है, इसका संवैधानिक महत्व भी होता है। भारतीय संविधान में राजभाषा का वर्णन भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 में दिया गया है। भाग 17 का जो टॉपिक है, जो नाम है, वो राजभाषा ही रखा गया है। उदाहरण के लिए यदि हम बात करें तो
भारत एवं मध्य प्रदेश दोनों के लिए ही हिंदी राजभाषा के रूप में प्रयुक्त की जाती है। यह राजभाषा के संबंध में था। अगला प्रश्न है कि भाषा की विशेषताएं बताइए। भाषा की क्या विशेषताएं होती हैं, इनके बारे में चर्चा कीजिए। तो यहाँ पर हम बात करेंगे भाषा की पहली विशेषता अर्थात सृजनात्मकता के लिए। सृजनात्मकता अर्थात भाषा की वह विशेषता जिसमें नए शब्दों को ग्रहण करने की क्षमता हो, यह सृजनात्मकता कहलाती है। अर्थात उसमें कुछ नया स्वीकार करने की क्षमता हो, सृजनात्मकता है। दूसरा है अनुकरण ग्राह्यता अर्थात भाषा इतनी सरल हो कि धीरे धीरे सीखी जा सके, यह अनुकरण ग्राह्यता है। भाषा की अगली विशेषता होती है परिवर्तनशीलता अर्थात जो पुरानी भाषा है उसमें परिवर्तन के द्वारा नई भाषा नई शब्दों का भी उदय संभव हो, यह परिवर्तनशीलता है। और चौथी विशेषता है अंतरणता अर्थात भाषा भविष्य एवं अतीत की सूचनाएं भी दे सके। भाषा वही है जो कि भविष्य की सूचनाओं, जो भूतकाल की सूचनाओं को वर्तमान समय में व्यक्त करने के लिए प्रभावी हो। अब सिंधु घाटी की जो भाषा है वह समझ में नहीं आ रही है, तो उसे भाषा में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। यही कारण है कि उसे मूल रूप से भाषा नहीं बताई जा रही है, क्योंकि उसे हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। यह विशेषता उसमें फिट नहीं बैठती है। अगला है भारत के 5 उपभाषी क्षेत्र। भारत के यदि 5 उपभाषी क्षेत्रों की हम बात करें तो जॉर्ज ग्रियर्सन जो हैं उन्होंने भारत को 5 उपभाषा क्षेत्रों में बांटा है। उन्हें सबसे पहला बांटा है राजस्थानी हिंदी क्षेत्र। यह राजस्थान व पश्चिमी मध्य प्रदेश में विस्तृत है। दूसरा जो क्षेत्र है वह है पश्चिमी हिंदी का क्षेत्र। यह उत्तर प्रदेश एवं उत्तरी मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। और तीसरा जो हिंदी का भारत का उपभाषी क्षेत्र है वह है पूर्वी हिंदी का क्षेत्र। इसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं झारखंड को समाहित किया जाता है। और अगला जो क्षेत्र है, जो चौथा क्षेत्र है, वह है बिहारी हिंदी का क्षेत्र, जो कि बिहार में विस्तृत है। और पांचवा है पहाड़ी हिंदी का क्षेत्र, जो कि उत्तरी भारत अर्थात जम्मू कश्मीर व हिमाचल प्रदेश में फैला हुआ है। यह भारत के 5 उपभाषी क्षेत्र हैं जो कि डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने बताए हैं। अगला प्रश्न है संपर्क भाषा क्या है। संपर्क भाषा के लिए 3 मार्कर। संपर्क भाषा अर्थात ऐसी भाषा जो 2 भिन्न भिन्न भाषा भाषीय क्षेत्रों को जोड़ने का कार्य करती है, संपर्क भाषा कहलाती है। यह भौगोलिक रूप से वितरित लोगों को जोड़ने का कार्य करती है संपर्क भाषा। जैसे भारत के लिए हिंदी एक संपर्क भाषा है, अर्थात हिंदी जो है वह संपूर्ण भारत में जानी जाती है, पढ़ी जाती है। दक्षिण भारत में भी, उत्तर भारत में भी, पूर्वी भारत में भी और पश्चिमी भारत में भी हिंदी को संपर्क भाषा के लिए प्रयुक्त किया जाता है। संपर्क भाषा का उद्देश्य बंधुता, भाईचारे आदि का विकास करना होता है और साथ ही में परस्पर सहयोग की भावना का विकास करना भी इसके उद्देश्य में शामिल किए जाते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न था अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होती है। तो देख लेते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम आती तो क्या लिखते हैं हम। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात ऐसी सर्वनाम जिससे कि किसी एक निश्चित वस्तु का भाव व्यक्त ना हो, वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अब सर्वनाम है तो साधारण सी बात है, हम लिख सकते हैं कि यह सर्वनाम का ही एक भेद है। इस पॉइंट को पहले पे लिखना ज़्यादा उचित होगा। अगला लिख सकते हैं कि संज्ञा की अनिश्चित मात्रा को यह प्रदर्शित करता है, अर्थात यह अनिश्चित मात्रा को बताता है कि अनिश्चित है कुछ भी। उदाहरण की यदि हम बात देखें तो कुछ या कोई शब्द वाक्यों में यदि इसका आप प्रयोग करें तो कुछ मात्रा में शक्कर दे दीजिए, तो यह मात्रा को नहीं बता रहा है कुछ कितना, 1 किलो 2 किलो। कोई आया था, कौन आया था, स्त्री पुरुष भैया बहन जो भी है, तो इसलिए यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाती हैं। अगला प्रश्न है अविकारी शब्द। कुछ समय पहले हमने विकारी पढ़ा था। विकारी अर्थात जिनमें काल, समय, लिंग, जाति के आधार पर विकार उत्पन्न हो जाते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। हमने उनके 4 प्रकार पढ़े थे। अब हम देखते हैं अविकारी शब्द। अविकारी ऐसे शब्द होते हैं जिनके रूप में लिंग, वचन, काल आदि के आधार पर कभी भी कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहा जाता है।
यदि इनके उदाहरण की हम बात करें तो यहाँ, किंतु, नित्य और हे ये अविकारी शब्द कहलाते हैं। अगला प्रश्न था कि रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो हम बता देंगे कि रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। रूढ़ अर्थात जो मूल शब्द हैं वे रूढ़ कहलाते हैं। यौगिक शब्द अर्थात जो 2 शब्दों से मिलकर बने हैं और उन दोनों के संयोग से ही जो अर्थ निकलता है उसे व्यक्त करते हैं। और योग रूढ़ शब्द जो 2 शब्दों से मिलकर तो बनते हैं लेकिन अर्थ किसी तीसरे को व्यक्त करते हैं, विशेष परिस्थितियों में विशेष अर्थ बताते हैं। जैसे पंकज, पंकज का अर्थ है कि जो कीचड़ में उत्पन्न हो, लेकिन पंकज को हम कमल के रूप में जानते हैं, समझते हैं। अगला प्रश्न है हंस पद क्या होता है। हंस पद एक विराम चिन्ह होता है, यह क्या है इसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो हंस एक विराम चिन्ह है। जब लिखने के लिए जब हम वाक्य लिखते हैं तो कोई अंश छूट जाता है, उस छूटे हुए अंश को दिखाने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे हंस पद कहते हैं। इसका संकेत इस प्रकार होता है, जिसे हम ऊपर के तीर के रूप में प्रयुक्त करते हैं, जिसमें डंडी नहीं होती है। उदाहरण यदि हम बात करें तो उदाहरण में लिख सकते हैं राम अच्छा लड़का है। यदि हमने इसमें बहुत छोड़ दिया है तो बीच में ये हंस पद का चिन्ह लगाकर इस बहुत को ऊपर लिख देंगे। यहाँ पर टाइपिंग तकनीकी रूप से यह संभव नहीं था ऊपर लिखना, इसलिए बगल में लिख दिया गया है। अगले उदाहरण में आप देखेंगे कि मैंने नहीं पढ़ी, आप भूल गए हैं किताब को लिखना, तो आप हंस पद का उपयोग करके किताब ऊपर लिख सकते हैं। इस प्रकार हंस पद को 3 मार्कर में लिखा जा सकता था। अगला है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह क्या होते हैं। तो उद्धरण चिन्ह क्या होते हैं, एक विराम चिन्ह है जिसका प्रयोग किसी खास शब्द पर जोर देने के लिए किया जाता है। इसका चिन्ह ये 2 प्रकार के होते हैं, एक एकल उद्धरण चिन्ह और एक दोहरे उद्धरण चिन्ह। एकल उद्धरण चिन्ह में जो सबसे पहले दिया गया है, जिसका उद्देश्य किसी कथन को ज्यों का त्यों लिखना होता है। एकल उद्धरण चिन्ह का उपयोग किसी खास शब्द पर जोर देने के लिए किया जाता है और दोहरे उद्धरण चिन्ह का उपयोग किसी कथन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जैसे यदि हम उदाहरण की बात करें तो महाकवि तुलसीदास जी ने सत्य ही कहा है, पराधीन सपने हूँ सुख नाही। यहाँ हमने उनकी बात को सेम का सेम लिखा है, इसलिए दोहरे उद्धरण का प्रयोग किया है। और अगला उदाहरण है एकल उद्धरण का, जिसमें हिंदुओं का एक प्रमुख महाकाव्य ग्रंथ है महाभारत, इसे हमने एकल उद्धरण में प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है अव्ययी भाव समास क्या होता है, इसके बारे में बताना था। अव्ययी भाव समास ऐसा समास होता है, इसमें प्रथम पद प्रधान होता है और प्रथम पद जो होता है वह अव्यय होता है, ऐसे ही अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसमें अव्यय शब्द का प्रारूप लिंग वचन कारक आदि में नहीं बदलता है। जो अव्यय शब्द होता है उसका प्रारूप नहीं बदलता है, वह हमेशा एक जैसा ही रहता है और अव्यय ही इसमें प्रधान पद होता है। संस्कृत में उपसर्ग युक्त पद भी अव्ययी भाव समास ही माने जाते हैं। अर्थात संस्कृत में जो उपसर्ग जिस उपसर्ग संस्कृत के उपसर्ग मिलकर यदि कोई शब्द बनता है तो वह भी अव्ययी भाव समास ही कहलाता है। उदाहरण की यदि हम बात करें तो यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन अव्ययी भाव समास का ही उदाहरण है। अगला प्रश्न था राजभाषा संबंधी संवैधानिक प्रावधानों पर चर्चा कीजिए। इसमें हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला अनुच्छेद 343 कहता है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी व इसकी लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 344 कहता है कि राजभाषा आयोग का गठन किया जाएगा राष्ट्रपति की अनुमति पर प्रत्येक 5 वर्षों के अंतराल में। अगला अनुच्छेद है 346। 346 कहता है कि राज्य की राजभाषा प्रादेशिक हिंदी या ऐसी व्यवस्था होने तक अंग्रेजी का प्रयोग किया जाएगा। 345 हमने छोड़ दिया है, जिसमें राज्य की राजभाषा के बारे में बताया गया है। 347 जो है राज्यों के मध्य पत्रादि की भाषा को बताती है और 348 अनुच्छेद न्यायालय व संसद की भाषा को बताता है। 350 ये कहता है कि मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करना
अधिकार रहेगा। अल्पसंख्यकों के लिए है यह प्रावधान। और 351 सरकार के लिए कर्तव्यों का उल्लेख करता है। अगला प्रश्न था कि 8वीं अनुसूची की 5 भाषाओं को बताइए। इस प्रकार के प्रश्न में आप सीधे तौर पर 5 भाषाएं लिख दें, तो हम भी लिख देते हैं। पहली है हिंदी, दूसरी है उर्दू, तीसरी है सिंधी और चौथी है नेपाली। इस तरह कुल मिलाकर 22 भाषाएं हैं। आप उनमें से किसी को भी लिख सकते हैं। आप ध्यान रखें कि इनमें अंग्रेजी नहीं है, अंग्रेजी ना लिखें, इसीलिए यह प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न था कि हिंदी के परिवार, शाखा, उपशाखा आदि की बताइए कि यह किस शाखा उपशाखा में आती है। तो हिंदी का जो परिवार है वह भारोपीय परिवार से विकसित है और इसकी शाखा हिंद ईरानी शाखा है और उपशाखा हिंद आर्य के रूप में आती है। और हिंदी जो है वह संस्कृत से विकसित की गई है। इस तरह आप इसे लिख सकते थे। अगला प्रश्न पूछा था कि विभक्ति क्या होती है। विभक्ति व्याकरण में किसी शब्द के आगे लगा हुआ वह प्रत्यय या चिन्ह है जिससे पता चलता है कि उस शब्द का क्रियापद से क्या संबंध है। अर्थात वह शब्द संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण, इसके आगे लगा हुआ वह प्रत्यय चिन्ह है जिससे यह बताता है कि उसका क्रियापद से क्या संबंध है। यह विभक्ति कहलाता है। जो कारक और वचन विशेष का बोध कराते हैं उन्हें ही विभक्ति कहते हैं। जो कारक और वचन विशेष का बोध कराते हैं वे शब्द वे ही विभक्ति कहलाते हैं। विभक्ति 7 प्रकार की होती है। 7 प्रकार में हम पढ़ते हैं प्रथम विभक्ति, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम और षष्ठ। इन्हीं के कारक चिन्ह होते हैं जैसे संप्रदान, अपादान, ठीक है, ये कारक होते हैं। और कारक चिन्ह में, पर, काकी, के, हे, अरे, ये कारक चिन्ह होते हैं। कारक चिन्हों के द्वारा ही कारकों का पता लगाया जाता है और उसी आधार पर विभक्ति तय की जाती है। ये विभक्तियां होती हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न था मानक भाषा क्या होती है। तो मानक भाषा किसी देश या राज्य की प्रतिनिधि या आदर्श भाषा होती है जिसका प्रयोग वहाँ के शिक्षित वर्ग द्वारा अपने सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, प्रशासनिक आदि कार्यों में किया जाता है। यह मानक भाषा होती है। मानक भाषा अर्थात जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है उसे ही मानक भाषा कहा जाता है। मानक भाषा की विशेषताओं की बात करें तो यह व्याकरण सम्मत होती है और इसमें पारिभाषिक शब्दों का अधिकाधिक रूप से प्रयोग किया जाता है। भारत की मानक भाषा की बात करें तो खड़ी बोली हिंदी की मानक भाषा के रूप में प्रयुक्त की जाती है जो कि संस्कृत निष्ठ रूप है। ये मानक भाषा है। अगला प्रश्न है पद। पद क्या होते हैं। तो 2 या 2 से अधिक वर्णों से मिलकर बनी संरचना जो कि शब्द होती है, जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त किए जाते हैं तो वह पद कहलाती है। अर्थात जब कोई शब्द जो वाक्य में है उसे यदि हम बात करें तो उसे पद कहते हैं। उदाहरण की यदि हम बात करें तो राम ने रावण को मारा। इसमें उपरोक्त में से किसी को भी यदि लें, जैसे हम राम को लें तो राम भी एक पद है, रावण को मारा, ये सब पद हैं। कई पदों से मिलकर ही पदबंधों का निर्माण होता है। अगला प्रश्न था कि लक्ष्य भाषा और स्रोत भाषा में क्या अंतर होते हैं। तो इसको भी हम लिख सकते हैं, कॉलम बना के लिख सकते थे, लेकिन इस प्रश्न में अपने पास ज़्यादा डाटा नहीं मिलता है, ज़्यादा हमारे पास सामग्री लिखने के लिए नहीं रहती है, इसलिए इस प्रकार के प्रश्नों को आप थ्योरी में ही लिखने का प्रयास करें। तो हम लिख सकते हैं, सबसे पहले परिभाषा दे दें कि आनुवादिक प्रक्रिया में जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है उसे स्रोत भाषा और जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है उसे लक्ष्य भाषा कहते हैं। समझने से तात्पर्य है कि यदि आप अनुवाद कर रहे हैं तो जिस भाषा से अनुवाद करेंगे, जैसे हिंदी टू इंग्लिश आपने ट्रांसलेशन किया तो इसमें हिंदी स्रोत भाषा है और टारगेट भाषा, लक्ष्य भाषा जो है वो अंग्रेजी है। जैसे आप हिंदी का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे हैं तो स्रोत भाषा हिंदी है और लक्ष्य भाषा अंग्रेजी के रूप में प्रयुक्त की जाएगी। यह स्रोत भाषा में आप लिख सकते थे। अगला प्रश्न था संधि और समास में अंतर बताइए। तो आप यहाँ पर 2 कॉलम भी बना सकते हैं या वाक्यों के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। पहले हमने कॉलम के अनुरूप में अंतर बताए हैं और इस प्रश्न में हम वाक्य के रूप में फॉर्मेट बता रहे हैं, जिससे कि आपको यह पता रहे कि अंतर इस रूप में भी लिखे जा सकते हैं। तो देखिए, प्रारंभ करते हैं। संधि। समास 2 पदों का योग होता है जबकि संधि 2 वर्णों का मेल होती है।
समास में विभक्ति पद का लोप हो जाता है, जबकि संधि में वर्ण का लोप होता है। संधि को तोड़ने की प्रक्रिया विच्छेद कहलाती है, जबकि समास को तोड़ने की प्रक्रिया विग्रह कहलाती है। संधि में वर्णों के योग से वर्ण ही परिवर्तित होते हैं। इसमें वर्णों का मेल होता है और विकार भी वर्णों में ही उत्पन्न होता है, जबकि समास में ऐसा नहीं होता है। यह संधि और समास थे। आप यहाँ पर चाहें तो उनके उदाहरण भी लिख सकते हैं, तो जिससे यह क्या है, ज़्यादा विशिष्ट रूप से उत्तर तैयार हो जाएगा। साथियों, इस तरह से यह हमारी सीरीज समाप्त होती है 3 मार्कर विशेष की, और यही हमारा जो हिंदी का 3 मार्कर स्पेशल का प्रश्न पत्र था वह भी पूरा होता है। आप इन प्रश्नों को तैयार करें और ज़्यादा से ज़्यादा इनकी प्रैक्टिस करें। आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे शेयर करें और लाइक करें, साथ ही में कमेंट करना भी ना भूलें। और यदि आपको इस प्रकार की वीडियोस लगातार चाहिए हैं और ज्ञानवर्धक सामग्री को अर्जित करते रहना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आगे आपके सामने उपस्थित होंगे अन्य इसी प्रकार की श्रृंखलाओं के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।